हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप भी कुछ दो एक दिन पहले मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डाला था, और वो मेरी लाइव क्लास का प्रैक्टिस टेस्ट था। उससे आगे का पार्ट जो है वो मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों को भी यूट्यूब पे भी वो जा रहा है सेशन। अभी थोड़ी देर में मेरी लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये सेशन केवल जो है वो मेरी क्लास लाइव क्लास के लिए ही नहीं है, वो यूट्यूब के लिए भी सेशन है। तो आप भी इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और इनसे बेनिफिट जो है वो लीजिए। ये डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाने चाहिए, तो वो भी मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। पहले से डाउनलोड कर रखा है तो स्टोर में जाके देखिए कि आपके मतलब का कोई कोर्स है या नहीं। फिलहाल जो कोर्सेज हैं इस समय वो है आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच है। ऑब्वियसली दैट इज़ एन, अब देखिए एग्ज़ाम कब हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसीलिए वो जो कोर्स है दैट इज़ एन वीडियो फॉर्म। यही लाइव क्लासेस को ही का बैकअप होता है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारी क्लास चलते हुए, तो वही क्लासेस जो हैं वो उसमें अपलोड हो जाती हैं। जैसे अभी जो थोड़ी देर में लाइव क्लास स्टार्ट होगी। और यूपी टीजीटी का बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, डी ट्रिपल एस बी का बैच है। और अभी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम आगे टल गया एचपीएससी का, तो वो भी आप अगर किसी को लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी का बैच है। दैट्स ऑल फॉर अभी इस समय के लिए। और अभी थोड़ा सा वेट करिए, मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? क्या हाल चाल? मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। मैं कैसी हूँ? मैं बढ़िया। आपको देखकर हम बढ़िया हो जाते हैं। चलो, अब जो है हम लोग अपना पेपर कर रहे थे, है ना। सभी लोगों को नमस्ते, सादर चरण स्पर्श। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। और कुछ स्टूडेंट्स तो जो हैं हमारे भूले बिसरे गीत जो हैं। चलो बचाओ, 41 से स्टार्ट करेंगे ना। तुम यही देखते रहा करो, हैं। तुम यही देखते रहा करो। 41 से 42 से स्टार्ट करना है ना। 42 से 41 से 42 से स्टार्ट करना है। 41 42 से ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम ना ऐसी ऐसी बातें मत करा करो मुझसे, हैं। अभी चलो, क्वेश्चन नंबर 42, द बुके डैश मी 5। अब हम ऐसा करेंगे ना, 5-10 क्वेश्चन के बाद बहुत जरूरी बातें करेंगे। एक्चुअली ये सब तो मोहमाया है। बहुत जरूरी बातें जो होती है वो बहुत जरूरी होती है करनी। कि मैडम आप स्लिम हो गई हो, मैडम आपने नया कुर्ता पहन रखा है, मैडम आप जो है जब आप आ जाती हो तो हमें बहुत खुशी होती है। और जो है जब हम आपको देखते नहीं है तो हमारा जो है मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर ही मन लगाने के लिए रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था उस दिन कि मैम इतना सब तो पढ़ लिया, अब जो है मन सा नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई मन लगाने के लिए मत पढ़ो, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो। ठीक है। तो वो सारी बातें जो है ना हम लोग करेंगे, बहुत जरूरी बातें ना हम कुछ क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, द बुके डैश मी 500 रुपीज। वो मैं तो, मुझे पता है बहन, तेरा नाम नहीं लिया तो तू अपने आप आके बता दे, बदतमीज कहीं की। द बुके डैश मी 500 रुपीज। बताओ भाई इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। द बुके डैश मी 500 रुपीज नहीं, इसमें आएगा द बुके कॉस्ट मी। देखो, द बुके हैव कॉस्टेड मी 500 रुपीज नहीं आएगा, इसमें आएगा कि बुके मुझे 500 रुपए का पड़ा।
ठीक है, 500 रुपए का पड़ा, बुके मैंने 500 रुपए का खरीदा, तो कॉस्ट की, और पहली बात तो हैव कॉस्टेड इसलिए नहीं आ सकता, हाय भगवान मेरे, गड्ढा खोदो अभी, खोदो गड्ढा और दबा दो मुझे कि ये पढ़ाया मैंने, हैं। कॉस्ट, जिस वर्ड में टी लगता है उसके तीनों फॉर्म्स वही होते हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तो ये कॉस्टेड क्यों लगा रहे हो तुम? कौन से ग्रह के प्राणी हो रखे हो, हैं? क्या हो गया तुम्हें? द बुके कॉस्ट मी, पहले ही क्वेश्चन पे, जैसे आज इंडिया की टीम 46 रन पे ऑल आउट हो गई, अहमद 46 पे हुई है क्या? कितने रन पे ऑल आउट हुई है? 46 पे हुई ना। जैसे आज इंडिया की टीम जो है वो 46 रन पे ऑल आउट हो गई है, अरे तुम करो पहले क्वेश्चन पे ही काम, है ना। तो चलो, द बुके कॉस्ट मी, जो ये वर्ड होते हैं, कुछ ही वर्ड्स को छोड़ के बाकी जो टी पर खत्म होते हैं उनकी तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नमस्ते और आगे बढ़ो। चलो अब 43, हो जाती है मैम गलती, बच्चे हैं हम, हाँ। द प्लेन डैश फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है लीव्स। अच्छा, लीव्स क्यों आया है यहाँ पर भाई मेरे प्यारे प्यारे बालको, ये बताओ लीव्स क्यों आया है, क्यों आया है भाई? जिसको याद है, सबसे पहले ये जब फ्यूचर का एक फिक्स प्रोग्राम होता है, जो फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, इसीलिए लगाया है, ठीक है। हाँ, इसीलिए यहां पर लीव्स आएगा, और प्लेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लीव्स आएगा। ये डी वाला कौन इंसान था भाई? द प्लेन लीव, बहुत सारे प्लेन है क्या? प्रणाम। हाँ जी, द ट्रेन, तनु वेड्स मनु याद है हमें, हाँ ये एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था। तनु वेड्स मनु क्यों आया है मैंने ये बताया था, ये फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम है इसीलिए वेड्स लगाते हैं, विल वेड नहीं लगाते। द ट्रेन स्टार्ट्स डैश 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन डैश 6। बिल यहाँ पे द ट्रेन स्टार्ट्स, भाई टाइम के पहले लगता है एट, और समय सीमा तक पहुंचने के लिए लगता है बाय। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाय 6। सही है, यहां तक का जवाब सही आ गया, पहले क्वेश्चन पे गड़बड़ करी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भाई, देयर मे बी एन इंडेक्स डैश द एंड ऑफ द बुक। देयर मे बी एन इंडेक्स, बिल्कुल सही। जब हम कोई चीज के बारे में बताते हैं, वेयर, वेयर का जवाब होता है, कोई पॉइंट इंडिकेट करते हैं तो प्रेपोजिशन लगता है एट, ठीक है। देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक, सही है। क्वेश्चन नंबर 46, he dash his friends claim, he dash his friends claim। भाई इसका जवाब है बैक्ड अप। अब आप इसका जवाब आप बिल्कुल अच्छे से, मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ, याद रखिएगा। वो वाला चुटकुला सुना है कि जो है पापा ने बेटा लेट घर पहुंचा, तो पापा ने कहा कहाँ थे जी? मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ रहा था। पापा ने मेरे सामने ही मेरे 4 दोस्तों को फोन लगाया। एक ने कहा हाँ अंकल मेरे साथ था, दूसरे ने कहा अंकल अभी भी यही बैठा है, तीसरे ने कहा कि अभी अभी निकला है, और चौथा ने कहा हाँ पापा बोलो, है ना, हाँ पापा बोलो। तो ये जो है दैट इज वी कॉल बैकअप कर रहा, कि भाई जो हमारे दोस्त कह रहे हैं हम उसी चीज को कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो बैकडअप होता है। ही बैकडअप हिज फ्रेंड्स क्लेम, किसी बात को, किसी बात का ये, तो ये जो है समर्थन देना, तो दैट इज बैकडअप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड गुड राइटिंग्स। ये डिराइव्ड के बाद आएगा डैश, ये ना डिराइव्ड के बाद है, गुड यहां ले लेना, ये डिराइव्ड के बाद डैश आएगा। न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग्स, है ना, तो ये आएगा फ्रॉम, कि अच्छी राइटिंग से, अच्छे राइटिंग्स का मतलब ये अच्छे राइटअप्स जो होते हैं उनसे अच्छी मीनिंग्स जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ही डैश बी एटलीस्ट 30 years old। ही मस्ट बी, बिल्कुल सही। क्यों लगाया मस्ट भाई?
ही मस्ट बी 30 ईयर, वैसे इसके अलावा और कोई लग भी नहीं रहा है। ही ऑट टू बी 30, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कि नैतिक रूप से उसे 30 साल का हो जाना चाहिए। भले ही इस समय वो 50 साल का है, लेकिन नैतिक रूप से उसे 30 साल का हो जाना चाहिए, है ना। कि किसी चीज के बारे में जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं, और जिस चीज के अंदाजे के बारे में जैसे कहते हैं ना कि भाई कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ किसी उम्र पे लटक अटक जाते हैं, है ना। तो वो जब अटक जाते हैं किसी चीज पर, तो उसके लिए उनका रहता है ना कि अब नैतिक रूप से तब लगाएंगे कि यू ऑट टू बी 45 और 46, है ना। तो यू ऑट टू बी 44 और 45, क्या पूछेंगे क्या आप कितने साल के, आई एम जस्ट स्वीट 16। एक तो ना जब कभी भी ऐसा होता है ना, जब किसी का बर्थडे होता है, ठीक है, एंड व्हेन पीपल आस्क दैट पर्सन्स एज, है ना, और तो क्या पूछेंगे, आई एम जस्ट स्वीट 16। अरे भैया उससे आगे भी बढ़ लो, है ना, और उसी टाइम पे अटक जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, मेरी मेरी एज पहले बोलो, मैं तो जितने की हूँ उतने की लगती हूँ, हो सकता है उससे बड़ी लगती हूँ। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। हम 16 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ चलो आगे। हाउ डेयर यू कॉल मी फॉर 30 ईयर्स ओल्ड, ये मैं तो 15। हाँ चलो नेक्स्ट इज 49। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। जरा देखो 49, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ बच्चों। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। और प्लीज है क्यों, क्योंकि जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये विल का पास्ट टेंस नहीं है। व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग समवन तो वो हम यूज करते हैं वुड। सही है, सही है, सही है। 50, इसे ध्यान से देखना। इफ आई डैश अ मैप आई डैश लेंड इट टू यू। देखो भाई ये एक ऐसी कंडीशन बता रहा है जो इम्प्रोबेबल कंडीशन है। कि एक वो गाना सुना है, ये जो थोड़े से हैं पैसे, नहीं अगर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम पे खर्च कर देता, मतलब है ही नहीं तो खर्च कर ही नहीं सकते। एक इम्प्रोबेबल, एक प्रेजेंट की एक अनफुलफिल्ड है, और इसमें भी है अभी मेरे पास मैप नहीं है, अगर होता तो मैं दे देता। तो यहाँ आएगा इफ आई हैड अ मैप आई वुड लेंड इट टू यू। तो ये आएगा सी, है इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। इफ आई नो दैट यू वर कमिंग आई डैश यू एट द मीटिंग एयरपोर्ट, सॉरी। अब ये हमारा कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है। ये डी वाला कौन इंसान है भाई, ये क्या हो गया। बिल्कुल ये हमारा, ये परफेक्ट कंडीशनल है हमारा। ये थर्ड वाली कंडीशन है जिसमें पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर हुआ नहीं। यहाँ पर हमारा जो है हैड, और उसके पहले वाले में कंडीशन वाले में हैड, और बाद वाले में जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें वुड हैव लगता है ना। तो इफ आई हैड नोन कि ये हमारे, इसे हमें पता कैसे चल रहा है कि भाई ये वर से हमें पता चल रहा है, बात पास्ट की जा रही है ना। वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बात पास्ट की जा रही है। कंडीशन कौन सी है, थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन है तो हम उसमें कौन सा लगाएंगे, यहां पर ये इसी में इफ आई हैड नोन, ये हो गया हमारा कंडीशन। आई वुड हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट। तो ये जो सी वाले और डी वाले हैं भैया, ब्रश अप योर जो बेसिक्स है ना उनको दोबारा से, होन योर स्किल्स। बिगड़ रहे हो तुम। अब देखो ये तुम्हारे ऊपर ही है बिल्कुल, ये वाला जो मुहावरा है। चलो बताओ 52। दोज हु काउंट और डैश अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। दोज हु काउंट ऑन, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं ना वो गेम हार जाते हैं। समझे जानी, जो दूसरों पे निर्भर करते हैं वो जनरली जो है गेम हार जाते हैं। कहने का मतलब ये है, नेवर काउंट ऑन अदर्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इतना अपने आप को वो बनाओ। अब डोंट काउंट ऑन अदर्स, है ना, डोंट काउंट ऑन अदर्स, बिलीव इन योरसेल्फ ओनली। इस बात पे मेरे मम्मी ने एक चुटकुला सुनाया था कभी बहुत बहुत पहले, कि एक बार एक जो है एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा भोला था।
तो उसको जो है जब वो मरने के बाद ऊपर पहुंचा तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूं या नर्क भेजूं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो बहुत भोला बंदा था। तो हमारी नेहा कह रही है मेरी तरह है। तो वो कह रहे हैं, तो भगवान ने यही पूछा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो भोला बंदा बोलता है, हमारी नेहा जैसा भोला बंदा, कि इसका मतलब ये है कि ओ बंदे, तू इतनी ऊपर चढ़ तो आया है, रजाई तो तू भूल आया, बता तेरी रजा कहाँ है। यानी कि तेरी रजाई कहाँ है, तू इतना ऊपर चढ़ तो आया। तो भैया ऐसा है कि ये शेर और शायरी भी उसको समझ में आती है जिसको जिसको जो जिसमें जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते, है ना भाई। नहीं, हमारी नेहा ऐसी बावली नहीं है, बहुत हमारी नेहा तो बहुत होशियार है भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बावली ना, प्यार की बात अलग होती है, ऐसी बावली ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, नो नेवर काउंट ऑन अदर्स, दैट्स द ओनली थिंग। ये बड़ी दुनिया बड़ी खराब है। और आगे हम कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि ये कुछ किसी और उसका लाइन का गाना था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल प्रीसीड्स डैश अ वॉल साउंड। एन आर्टिकल प्रीसीड्स डैश अ वॉल साउंड। ये जो मेरे इतने होशियार बालक है जी तो कर रहा है उनकी नजर उतार लूं, क्या करूं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ वॉल साउंड, हम तो वो है मैडम कि जो हम जबरदस्ती इसमें कुछ ना कुछ ठूसेंगे, हमारे हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, ऐसे कैसे खाली छोड़ देंगे हम। नो प्रेपोजिशन, एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ वॉल साउंड, नो प्रेपोजिशन, मतलब जबरदस्ती लगाएंगे हम तो, हम तो बावले हैं। एन आर्टिकल प्रीसीड्स, ये डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन। He came back within an hour dash the appointed time. He came back within an hour dash the appointed time. He came back, गलत, ऑफ द अपॉइंटेड टाइम होता है। गॉचा, ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। ही केम बैक विद इन एन ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। समझे। बता तेरी रजाई कहाँ है, कहाँ तो आई रजाई है, चढ़ तो आए तू ऊपर पेपर देने को, बता तेरी रजाई कहाँ, कहाँ है तेरी रजाई। ये रजाई का जवाब आ रहा भाई। मेरी बात सुनिए, हाँ सुनाइए सुनाइए, बक्से में रखी है मैम, निकाल लो बेटा फिर। एन एप्पल होता है, अभी बक्से में जवाब भी दे रहे हैं बक्से में बड़ी। क्या पूछ रहे हो, एन एप्पल वाला क्या पूछ रहे हो, है जरा देख लूं मैं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एन एप्पल होता ना मैम, वांट सोची थी क्लियर कर दीजिए, क्या मतलब, क्या कहना चाह रही मुझे समझ में नहीं। आपने नेहा दी को ऐसे बोला, हमारी नेहा, मैं किन क्यों मेरी है, तुम सारे मेरे ही तो हो, जो इसमें आ गए हो सारे मेरे ही तो। वॉल वाला, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ये वाला, ये वाला पूछ रहे हो, एन आर्टिकल प्रीसीड्स, बेटे ये ना कोई वो नहीं है, यहां पर ये एक क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि एन जो आर्टिकल है वो वॉल साउंड के पहले आता है, ठीक है। अब प्रीसीड खुद ही वो उसका मतलब है पहले, तो अगर तुम उसके आगे बिफोर लगा दोगे तो वो रेडंडेंट नहीं हो जाएगा। एन आर्टिकल वॉल के पहले आता है, तो ये प्रीसीड का मतलब, प्रीसीड मतलब पहले, सक्सीड मतलब बाद में, तो प्रीसीड और बिफोर तो एक ही चीज है। दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू पुट एनी प्रेपोजिशन ना, ये है बात। अब दिमाग के जाले साफ हो गए हैं, या मैं अपने बाथरूम में तो जूना निकाल के दूं तुमको, हो गए। चलो
अब यहां पर है, ये हो गया ऑफ। 55 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 पे। ही इंसिस्टेड ऑन डैश अवे। खाना बना रही होंगी, हो गया होगा कंफ्यूजन। देख ले भाई, मीरा देख ले क्या कह रहा है? मीरा देख क्या कह रहा है सच्चिदानंद। खाना बना रही होंगी इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। तो सुन, तो इसका कहने का मतलब ये है कि तू सुन नहीं रही है, तू पढ़ाई लिखाई नहीं करती, ये कहना चाह रहा है ये। आग लगा के चलते बनो। आई इंसिस्टेड ऑन डैश अवे। सबसे पहले ऑन है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आता है। अब हम यहां पर देखते हैं यहां जेरेंड कौन सा है। ये है हमारा जेरेंड। अब जेरेंड से पहले हमें यहां पर हिज इसलिए लगाया क्योंकि जेरेंड के पहले पॉजेसिव केस आता है, दैट्स अ पॉजेसिव नाउन आएगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, इसीलिए इसका आंसर है सी। ठीक, याद था ये वाला? अभी क्लास लेकर बनाएंगे। हाँ ठीक है। शी डैश नथिंग फ्रॉम मी। शी डैश नथिंग फ्रॉम मी, ये सबसे बड़ा झूठ है जो अधिकतर लोग एक दूसरे से बोलते, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती हूं। भगवान जाने क्या क्या बातें छुपा रखी होती हैं। शी डैश नथिंग फ्रॉम मी। नहीं, इसका आंसर है डी। शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी। कीप्स बैक मतलब टू हाइड। शी कीप्स बैक ये एक आपका जो है फ्रेजल वर्ब है। शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी, तो ये एक जो है इसका शी कीप्स बैक मतलब शी कीप्स अवे नहीं होता। शी कीप्स बैक का मतलब होता है टू कीप समथिंग, टू मतलब टू कीप समथिंग इन जो है किसी दूसरे को ना पता चलने देना, टू हाइड समथिंग, और नॉट टू स्पिल द बीन्स बिफोर एनीवन, सबके सामने कुछ ना बता देना। या ऐसे बताना, बहन मैंने तुम्हें बता दिया है पर किसी और को मत बताना, फिर वो बहन मैंने तुम्हें बता दिया है तुम किसी और को मत बताना, और ऐसे बहन बताते 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 और जो है जिस तक नहीं पहुंचनी थी उस तक भी पहुंच गई। ठीक है, तो शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी ऐसी होता है ये। द डिसीजन वॉज डैश बाय ओइंग टू नो कंसेंसस अमंग द मेंबर्स। द डिसीजन वॉज डैश ओइंग टू नो कंसेंसस अमंग द मेंबर्स। यस, दैट इज पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना। द डिसीजन वॉज पुट ऑफ अमंग द, कि भाई डिसीजन को टाल दिया गया क्योंकि कंसेंसस का मतलब होता है सहमति नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, पुट ऑफ। ठीक है। These old houses are going to be, these old houses are going to be knocked off, knocked out, knocked down, knocked about. That's knocked down, गिरा दिए जाएंगे। These old houses are going to be knocked down, बिल्कुल सही। 59, I dash see you again। ये ना इसमें एक चीज देखना, यहां पर ये चीज लिखी जानी चाहिए थी, नहीं है, मैं बता रही हूं। सर्टेनिटी है इसमें तो क्या आएगा? अगर इसमें सर्टेनिटी हो तो क्या आना चाहिए? आई डैश सी यू अगेन, दैट्स विल। आई, वैसे भी जब हम किसी से बात करते हैं ना तो हम कभी ये नहीं कहते आई मे सी यू अगेन, ऐसा है तुम इतने इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए हो नहीं, हो सकता है मैं कभी तुमसे मिलूं ना मिलूं, आई डोंट केयर, यू नो। ऐसे कौन बोलता है? अगर बोलना चाह भी रहे होंगे तब भी नहीं बोल सकते। ये मूवीज में वो भी करीना कपूर के ऊपर अच्छा लग सकता है, मगर हमारे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। है लगेगा? मतलब मेरे पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं बोल गई हूं मगर बिल्कुल अच्छा लगेगा नहीं मेरे पे। क्या कोई कैसे कहे कि क्या आप मुझसे दोबारा मिलेगी? मे बी आई मे सी यू अगेन। अब तुम इतने इंपॉर्टेंट तो हो नहीं कि मैं तुमसे मिलूं, तो आई मे सी यू अगेन, आई माइट, और तुम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, आई माइट सी यू अगेन। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं तो ये वाली चीज है तो सर्टेनिटी है तो आई विल सी यू अगेन। तो ये जो एटीट्यूड है ये हम जो है ये नहीं रख सकते अपने डे टू डे लाइफ में। और बहुत लोगों को तो ऐसा मेरा एटीट्यूड यहाँ पर देख के बहुत मिर्ची लग जाती है, बहुत जोर की लग जाती है कि यार ये टीचर होकर इस तरीके से बात कर रही है, इसे तमीज नहीं है यार पढ़ाने की। भाई मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मेरे जो चाहने वाले हैं पसंद करने वाले हैं उन्हें मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, है या नहीं? ऐसी अच्छी लगती हूँ मैं, ऐसी टीचर हूँ क्योंकि मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती, मेरा यही स्टाइल है और मैं यही करती हूँ। मेरे बच्चे भी तभी मुझसे पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं, मेरे वो है मैं ऐसी हूँ। और जी, और मुझे जो है यही चीज अच्छी लगती है, चाहे मेरे स्टूडेंट्स
कुछ उनमें से मुझसे भी बड़े हैं, मगर फिर भी है तो मेरे स्टूडेंट्स ना। मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे ऐसे ही इंजॉय करते हैं, है ना, तो इसको सारी बातें याद भी रहती हैं। हाँ भाई सच्चिदानंद, तुम भी बता दो यार भाई, ऐसी बात मत करो, हैं तुम जब देखो तब तुम मीरा के ऊपर जो है यही कहते हो, तो खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है? और अब तुम मुझे भी बताओ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? सबसे अच्छा चाटा बजाऊंगी, डिजिटल वो भी। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। तिल्ली लगा रही मैम, हाँ मुझे भी। व्हेन आई वॉज अ बेबी आई डैश पुट माई फुट इन माई माउथ। बताओ, व्हेन आई वॉज, कौन सा बेबी है नहीं करता, तुम कहा अनोखे बेबी थे। व्हेन आई वॉज, ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है, बताओ। व्हेन आई वॉज अ बेबी आई कुड पुट माई फुट इन माई माउथ। देखो भाई, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबने देख रखा होता है कि वो अपना पैर का अंगूठा जो है अपने मुंह में दे देते हैं। ठीक है, बड़े होके करके देखो, पैर की हड्डी 3 जगह से टूट जाएगी, और वो भी तब जब आप जो है बिल्कुल एक्सरसाइज ना करते हो, आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी ना हो, बालक को देख के आपके जी में मैं भी करूं, मैं भी अपने बचपन में वापस लौटूं, तो हड्डी 3 जगह से टूटेगी और कुछ नहीं होगी, है ना। तो ये हुआ आपका आई कुड पुट माई फुट इन माई माउथ, पास्ट एबिलिटी बताई। बताओ 60 क्वेश्चन हो गए। 40 हम 42 से स्टार्ट करा था, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, कमर का आग बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रही है, कमर का आग बन जाएगा। यार वो होता है ना, कई लोग कितने भी बड़े हो जाएं वो अपने बालकपने से बाहर नहीं निकलते। एक होता है चाइल्ड लाइक बिहेवियर, एक होता है चाइल्डिश बिहेवियर, है ना। हे भगवान मेरे, इसको देख लो जरा मोनिका को, मेरा तो हो गया। मैं, तू तो अभी बालक ही है, तू तो जब पढ़ाने जाएगी ना स्कूल में तो बच्चे कहेंगे छोटी मैडम आ गई, छोटी बच्ची मैडम आ गई। हे भगवान, ये तो करने भी शुरू हो गए। ये तुम्हारा मैं क्या करूं यार, तुम तो बहुत ही ये है मेरे स्टूडेंट्स। चलो चलो, कर लिया, इन्होंने चेक करा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक डैश माई ओन अफेयर्स। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, बिल्कुल ये दो हमारे क्लॉजेज हैं। जब हमारे दो क्लॉजेज एंड से जुड़े हुए हैं तो अब हम क्या लगाएंगे, व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक आर माई ओन अफेयर्स। मैं क्या कहती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, ये मेरा अपना जो है वो अफेयर्स है। ठीक है, तो दो क्लॉजेज को एंड से जोड़ रहे हैं। ही कंसिडर्स सच जॉब्स डैश हिम, ही कंसिडर्स सच जॉब्स डैश हिम, बिल्कुल सही। बीनीथ हिम का मतलब होता है पद में नीचे मानना, तो बीनीथ हिम का हम यहां यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, माय आंसर इज डिफरेंट डैश कनिकाज। डिफरेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, बिल्कुल सही, माय आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम कनिकाज, डिफरेंट फ्रॉम, बिल्कुल। वील हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स डैश हियर। क्या क्लास पॉज हो गई है बच्चों? नहीं तो आंसर कैसे दे रहे होते हैं? उसकी हो गई ना क्लास, दोबारा से रिज्वाइन कर ले। देखो मेरी अंग्रेजी देखो, दोबारा से रिज्वाइन कर ले, दोबारा से ज्वाइन कर ले नहीं, अत्यंत जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी इसे कहते हैं। दोबारा से रिज्वाइन कर लो, क्या है ये, कौन सी इंग्लिश है ये? दोबारा से ज्वाइन कर लो नहीं, ये वही वाली है कि जो है ना, कौन सा क्या कहते हैं उसको, है क्या कह रहे, हाँ ये बता रहे हैं मेरे को, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेना। मैं 9 AM मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगी, तो ये वही वाले हो रहे हैं, हमारे साथ रहती है ना मैम। हाँ बिल्कुल सही बात है, रेडेंडेंट हो गया, सुपरफ्लुअस है। वील हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स हियर, क्या आएगा? वील हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स हियर, दैट इज रीच। अच्छा ये बताओ, कौन कौन जो है, जब छोटे थे तुम लोग तो कौन कौन जो है वो इंतजार करता था कि कब मेहमान जाएं और हम जो बची हुई भुजिया है और बिस्किट है उनको जो है अपने मुंह में डालें? बताओ बताओ, कौन कौन करता था तुम में से, ऐसा करते थे? है ना, इंतजार करते थे कि कब मेहमान जाएं और कब जो है अब भी करते हो, अब तुम बड़े हो गए हो, है ऐसा करते थे, मुझे लगता है सभी ने करो कि मेहमानों के जाने का और अगर कोई ऐसा ऐसा मेहमान आ जाता था कि जो कुछ भी ना छोड़ता था तो कैसा लगता था ना, और कोई अगर ऐसा मेहमान आ जाता था कि जो कुछ भी ना छोड़े तो कितना गुस्सा आता था ना, है ना।
ऐसा ऐसा, ऐसा सबने कर रखा है ना कि मेहमानों के जाने का इंतजार। मेरे को एक किस्सा याद आता है। जब एक बार मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई, आई वॉज 10-11 years old। मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई, तो मैंने मुझे ना बचपन से वो भुजिया होती है ना, जो हल्दीराम वाली भुजिया होती है, पहले हल्दीराम वाली तो नहीं आती थी, जो भी आती थी वो चटपटी वाली भुजिया, तो ना, हाँ वो जो चटपटी वाली, तो मैं जो है वो चाय आई, मम्मी के साथ गए थे, तो चाय आई, भुजिया आई, मैंने सोचा जल्दी जल्दी चाय पी लूँ, फिर उसके बाद आराम से भुजिया खाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा। चाय ऐसी, दूध ज़्यादा, चीनी बहुत तेज, पत्ती ना के बराबर। खैर मैंने किसी तरीके से वो चाय सिर्फ भुजिया के लालच में पी ली। अब क्या हुआ, मैंने चाय पी ली तो मेहमान वो जो है, वो जो मेजबान थे, वो भुजिया उठा के ले गए। मैंने कहा बता, मैंने इतनी मुश्किल से वो चाय सटकी है और वो भुजिया उठा के लेगा, कम से कम भुजिया तो खाने देते। तो इस कॉफी वाली बात से मुझे याद आया कि भाई ऐसा भी जो है वो, ऐसा सबके साथ कभी, मतलब मोस्टली के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक तो मेहमानों के जाने का, हाँ यार सही में, एक खुद सोचो ना, चाय खत्म तो नाश्ता बिठा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उसमें जाया करते थे कंजक में, यानी कि जब कन्या पूजन होता था, तो जो आंटी 2 रुपए का सिक्का देती थी और जो एक आंटी थी 5 रुपए का सिक्का देती थी, उनके घर जाने की तो होड़ मचती थी कि हमको क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, सबसे अच्छी आंटी 5 रुपए का सिक्का जो दिया करती थी। और ये वाला जो नमकीन वाला तो है, अब हमारे घर में ना 10 चीजें भरी पड़ी रहती हैं, लेकिन वो चीज नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता जो उस समय मिलता था। वो मतलब वो एक लग्जरी थी वाकई में। वो एक लग्जरी थी वाकई में, वो एक लग्जरी थी। आ नहीं, अब तो मैंने चाय पीनी छोड़ दी, अब तो मैं चाय पीती ही नहीं, खैर। लेकिन मतलब वो मुझे याद आ रहा है कि मतलब वो चीज़ मुझे याद आई, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और आप लोगों ने भी उसके साथ रिलेट करा होगा। तो वील हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स रीच हियर, और उसके बाद हम खाएंगे भुजिया। हाँ, हम ज्यादा नहीं मंगा रहे। कई बार तो घरों में ऐसा भी होता था कि पीछे के रास्ते से बच्चों को भेजा जाता था, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 5 रुपए की बर्फी और 5 रुपए वाले मिठाई, वो नमकीन के पैकेट लिया। ये भी अक्सर घरों में हुआ करता था, मध्यम वर्गीय परिवारों में तो यही होता था। पीछे के दरवाजे से निकाला जाता था कि जब कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल, 5 रुपए की बर्फी भी आती थी, मुझे याद है 5 रुपए की बर्फी भी आती थी हमारे घर में तो। ठीक है, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, दिस वन इज डैश ऑफ द टू, दिस वन इज डैश ऑफ द टू एंड दैट इज बेटर ऑफ द टू, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर लगाते हैं ऑफ द टू लगाते हैं तो बेटर नहीं आएगा, ये यहाँ पर मैं, दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू, बेटर के पहले द लगता है क्योंकि हमने उसे सिलेक्ट कर लिया, दैट्स बी। दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू। स्क्रीन रुक गई मेरी, आजा दोबारा से, हमने इतने मजाक करे, इतना जोक छोड़े कि स्क्रीन ने भी कहा तू पढ़ा रही हो कि जोक छोड़ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम टीचर हो क्या ऐसी कर रही हो, रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो, रीजॉइन, आओ रीजॉइन करके आओ, चलो आप क्लास चली, नेटवर्क इशू होगा फिर, क्योंकि मेरे में ना दिखा नहीं रहा। रीजॉइन कर लो फिर से। 65, अच्छा आप चल गए, अब हम लोग 65 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और अब हम 65 क्वेश्चन को जो है वो करेंगे। सिक्सटी फाइव तो हो गया था, 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, टू, अब टू यहां पर क्या है पहले ये बताओ, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये, विच पार्ट ऑफ स्पीच, यस दैट्स अ प्रेपोजिशन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो इसके बाद क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट्स जेरेंड, बिल्कुल सही, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, hydrocarbons dash by engine exhaust react with
नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक गैसेस। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, तुम बिना क्वेश्चन पढ़े जवाब देना शुरू कर देते हो, इतने होशियार हो रखे हो आजकल। हाइड्रोकार्बन्स, जल्दी देखो। बिल्कुल इसमें जो है ना ऑप्शन में गलती कर दी है, और इसीलिए इस ऑप्शन को अब हम क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन एफ हो गया, वैसे सही था, यहाँ पे मुझे बी में गिवन ऑफ लगाना पड़ रहा है ना। पैसिव हाइड्रोकार्बन्स गिवन ऑफ बाय इंजन एग्जॉस्ट रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक गैसेस। तो यहाँ बी आएगा, लेकिन तब जब गिवन ऑफ आएगा, ठीक है, तब, वरना नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। नाइट्रिक एसिड, सारे केमिस्ट्री वाले आ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। That is nitric acid reacts with reacts with copper to give off brown fumes of nitrogen dioxide. That is C. अच्छा, अब इस बात पे एक बात बताओ, तुम में तक कितने लोगों ने, जब साइंस तो मेरे ख्याल से 10th तक तो सबने ही पढ़ी होगी, तो उसमें कितने लोगों ने जो है जब बनाने चलते थे कुछ अपना उसमें, और बनता था कुछ और, पिंक कलर का बनाना होता था, वो हमारा कभी काला बन जाता था, कभी ब्लू बन जाता था, कभी पर्पल बन जाता था, जो हम टेस्ट ट्यूब्स में बनाया करते थे। और जो है ये होता था कुछ और वो करते थे कुछ, टेस्ट ट्यूब भी फोड़ी होंगी, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए 10th तक। तो तुमने 8th तक ही पढ़ी है, बहुत बार करा है। अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना, जब हम लोग जब मतलब मैं स्कूल में थी, तो हमारे यहाँ तो जो डाइसेक्शन भी करते थे ना, फ्रॉग्स पे करा जाता था। अब तो नहीं होता, अब ये सारी चीज़ें नहीं होती। और फ्रॉग्स, अब उनको फ्रॉग्स को बेहोश कैसे करते थे, हालांकि वो चीज़ बहुत ही गलत थी, नहीं की जानी चाहिए थी, अब लगता है, लेकिन तब याद है फ्रॉग्स वगैरह पर डाइसेक्शन किया जाता था, और वो फ्रॉग्स जो है वो उछल के बैठ जाते थे, बेहोश ही नहीं होते थे, वो बेहोश ही नहीं होते थे, वो उछल के बैठ जाते थे। ओनली थ्योरी, हाँ, हम लोग के अब वो बंद हो गया अब, क्योंकि यार है तो एनिमल क्रूएल्टी ना, होना नहीं चाहिए था, एनिमल क्रूएल्टी तो है ही। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शी वॉज सीन डैश द हाउस। शी वॉज सीन डैश द हाउस, वो ऐसा है ना, एक्चुअली तुमने सुना इसलिए है केवल, क्योंकि तुम तो जो है वो अभी इसी समय क्यों, मैं तो जो है एलियंस के समय क्यों ना, इसलिए मैं एलियंस के समय की इंसान हूं। शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस, शी वॉज सीन एंटरिंग, ठीक है, तो यहां पर हम 10th में बंद, हाँ, अब तो वो तो मेरे ख्याल से काफी पहले जो है वो हुआ करता था। उसके बाद एनिमल क्रुएल्टी है, बहुत गलत चीज है, और जो है होना भी नहीं चाहिए था ये, तो ये हुआ करता था। आई डैश हिम फॉर ईयर्स, चलो अब इस वाले का 70 का जवाब दो। आई डैश हिम फॉर ईयर्स, एक मिनट, इसको यहां पर दो हमारे, सबसे पहले ये हमारा फॉर है ना, आप लोगों ने सही जवाब दिया कि यहाँ डी होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पर ये क्यों नहीं लगा सकते, ए क्यों नहीं लगा सकते, हम यहाँ ए क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि नो जो है वो एक स्टैटिक वर्ब है, उसका वो डायनेमिक वर्ब नहीं है। सिंस ऑफ और के साथ परफेक्ट टेंस लगता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। अगर आप उसमें स्टैटिक वर्ब है तो आप स्टैटिक वर्ब को आप परफेक्ट टेंस में लोगे, और अगर आपका डायनेमिक वर्ब है तो आप किस में लोगे उसको, जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लोगे। तो इसीलिए यहां पर आएगा आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम पुल स्ट्रिंग्स। करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स को ऐसे ध्यान दो, एक कठपुतली है, अब कठपुतली के हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स खींचते हैं, तो कठपुतली हमारे हिसाब से काम करती है, हमारे हिसाब से काम करेगी, कठपुतली होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, पुल स्ट्रिंग्स।
किसी को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम जो है वो करवा रहे हैं। कठपुतली का शो तो देखा होगा आप लोगों ने, कि जो कठपुतली होते हैं और वो जो है, अब कठपुतली लोगों को जब मेटाफोरिकली जो है वो कठपुतली कहा जाता है, वो उसके हाथ की कठपुतली है, धूमता ना 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 ना, धूमता ना 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 ना। तो वो जो होते कठपुतली होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, टू पुल स्ट्रिंग्स, मतलब कि किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो यूज करना काम करवाने के लिए। तो दैट इज ए यूज। आई थिंक अब इससे आपको याद रहेगा कि पुल स्ट्रिंग्स और धूमता ना 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 वाला तो याद रखना, ठीक है। हाँ जी, टू यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, द हीट ऑफ द डे, द हीट ऑफ द डे। हाँ जी। ओहो, ये क्या हो गया, अभी इसका एंटीवायरस जो है वो एक्सपायर हो गया है, ये हट भी नहीं रहा। अरे ये तो हट ही नहीं रहा। हाँ जी, अब आपके दिमाग में आया कि हीट ऑफ द डे का अब बर्निंग इशू ऑफ द टाइम होना चाहिए, मगर यहीं पर आप गच्चा खा जाते हैं कि हीट ऑफ द डे का ये मतलब नहीं है। हीट ऑफ द डे का मतलब होता है वार्म एंड हॉट ड्राई। कभी कभी होता क्या है कि हमारे सामने की कोई चीज बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल होती नहीं है, हम अपने आप बना लेते हैं उनको, ठीक है। वार्म एंड हॉट डे को कहा जाता है द हीट ऑफ द डे। अब ये वही वाली चीज होगी कि कोई चीज इतनी, कोई किसी चीज को बहुत सिंपल वे में कह रहा है, लेकिन आप उसमें हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें हिडन है नहीं, उसमें हिडन मीनिंग कुछ भी, जैसे कि अगर आप है ना हॉट पोटैटो है, बिल्कुल जैसे हीट ऑफ द डे का मतलब होता है, कई बार चीजें जो होती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है जितनी हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इसका मतलब मैं आज से पहले कभी खूबसूरत लगी नहीं, इसका मतलब कि मैं जो है बहुत बहुत बदसूरत लगती थी, इसका मतलब ये है कि आज तक मैंने कभी ढंग के कपड़े पहने ही नहीं, इसका मतलब ये है। बना लिया ना कॉम्प्लेक्स उस चीज को, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वो जो वही चीज है, हीट ऑफ द डे का मतलब जो होता है वो होता है हॉट, वार्म एंड हॉट, जो है वो वार्म एंड हॉट डे है। ये वार्म एंड हॉट ड्राई नहीं होगा, ये डे होगा। तो वार्म एंड हॉट डे, बहुत ही गर्म जो दिन होता है उसको बोला जाता है हीट ऑफ द डे। हाँ, इससे पता चलता है हम शादीशुदा हैं, बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, ये भी आपका ईडीएम है, सैलेड डेज। ये आपको याद करो, क्लियोपेट्रा ने कहा था सैलेड डेज, क्लियोपेट्रा ने कहा था, बिल्कुल सही। ये है डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, कि जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, हम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उन्हें सैलेड डेज कहा जाता है। दे आर कॉल्ड सैलेड डेज, ठीक है। कि जब हमको बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। अभी नेहा पढ़े ना या कुछ और पढ़ेगी इसको, हाँ। बर्निंग इशू ऑफ द डे, ये तुम्हारा खुद ही तुम्हारा जो है वो ईडीएम ही है, ये तुम्हारा ईडीएम ही है, बर्निंग इशू, ठीक है। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है जी। तो सैलेड डेज का मतलब होता है डे ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, ठीक है। कि जब किसी को किसी चीज के, जब अपने याद करो अपने सैलेड डेज, जब आपने खाना बनाना नया नया सीखा होगा, या कोई भी काम आपने, जब आप पढ़ाने के लिए गए होंगे, जब पहली बार पढ़ाने के लिए गए होंगे, जब पहली बार खाना बनाना सीखा होगा, जब पहली बार कोई भी काम जो है वो करा होगा, तो उस समय में, और एक वेटरन होता है यानी कि बहुत एक्सपीरियंस जो होते हैं, ठीक है। जब पहली बार खाना बना, पहली बार के खाना बनाने के एक्सपीरियंसेस सबके जो होते हैं, मेरे को लगता है 90% लोगों के खाना बनाने के एक्सपीरियंस बहुत ही वही होते हैं, है ना, कि हाँ, जब पहली बार जो है भाई, ऑब्वियसली जब पढ़ाने जाते हैं तो एक्सपीरियंस। मैंने रोटी बहुत बेकार बनाई थी, जब पहली बार आप खाना बनाने का एक्सपीरियंस, तो वैसे कहते हैं जब आप पहली बार पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चे तो नर्वस होते नहीं, टीचर्स बहुत नर्वस होते हैं जब व्हेन दे गो फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब वो पहली बार पढ़ाने के लिए जाते हैं, और बच्चे जो है ना पहचान जाते हैं कि ये जो टीचर है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ये घबराए हुए हैं। और बच्चे उसके बाद जो खींचते हैं ना, वो बच्चे क्योंकि जब डेमो देने के लिए जाते हैं तो या तो
एक ही टेक्निक होती है कि या तो तुम उनको जो है उनको कॉन्फिडेंस में ले लो और उनको उनके ऊपर अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डालो, नहीं तो फिर वो तुम्हारे हाथ में नहीं आते। ये तो है कि अगर कि बच्चे जो हैं आप जब भी आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, आप ये चीज़ याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपको, हालांकि जब हम नोविस होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमारा कहीं चला जाता है, लेकिन उसको अंदर रख के और वही चीज याद रखनी है। और दूसरी बात, जो हमारा इनएक्सपीरियंस है ना, उससे हमें सीखना चाहिए, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तो सैलड डेज को आगे डेजर्ट में बदलो, ठीक है। तो ये है डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर इज, मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर इज, ये तो एक काफी कॉमन सा इडियम है। टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर। देखो, मेरे ख्याल से वैसे इसका जो मीनिंग है, टू स्पीक इनडायरेक्टली भी हो सकता है और टू ग्लॉस ओवर भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का टू मीन्स मैटर का मतलब होता है कि किसी बात को ना सीधे ना कहकर बड़ी पोलाइटली किसी बात को जो है करने से मना कर देना। आजकल ये नेगेटिव वे में यूज होता है। नॉट टू मीन्स मैटर मतलब कि किसी जिस बात को कहना है सीधा कहो। टू मीन्स मैटर का मतलब होता है टू मॉडरेट और रेस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, कि अपनी भाषा पे कंट्रोल करना। टू बी पोलाइट होना, जिससे कि किसी को किसी बात का बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पर टू स्पीक इनडायरेक्टली, इसमें ग्लॉस ओवर भी कर सकते हैं कि किसी बात को वैसे मेरे ख्याल से टू स्पीक इनडायरेक्टली होना चाहिए इसका। टू ग्लॉस ओवर तो कोई इतना ठीक लग नहीं रहा है ना। और वैसे हो सकता, नहीं इसका वही आएगा, टू स्पीक इनडायरेक्टली होगा, टू ग्लॉस ओवर नहीं आएगा, टू स्पीक इनडायरेक्टली। अब मैं ग्लॉस ओवर का भी बता देती हूँ। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है अवॉइड कंसिडरिंग समथिंग, टू अवॉइड कंसिडरिंग समथिंग। किसी चीज को कंसिडर करने से ही जो है वो अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड टू ग्लॉस ओवर। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है हमारा ये जो है बाकी के हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसे। टू बकल डाउन मीन्स, टू बकल डाउन, देखो ईडियम्स हैं सारे, और आपको ये ईडियम्स जो हैं नहीं याद है कोई बात नहीं। बकल डाउन, हाँ जी, हाँ बहुत। टू बकल डाउन, वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप अ सब्जेक्ट, गो फॉर है। 1 2 बकल माई शू है। टू बकल डाउन का मतलब होता है कि किसी काम को ठान लिया तो करके छोड़ेंगे, उसे कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो है बकल डाउन। एंड दैट इज टू वर्क सीरियसली, टू वर्क विद डिटर्मिनेशन, जो मैं आप लोगों से कह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दैट इज बकल डाउन। ओके, तो यहां तक है ना। इडियम्स में गड़बड़ हो रही है ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये थी आज की, ये 75 क्वेश्चंस हैं। वील कंप्लीट दीज क्वेश्चंस, हम इन्हें और आगे भी कंप्लीट करेंगे। अभी चल रहे थे मगर मैंने कहा पूरे कर देती हूँ। बकल अप है,
मैंने कहा था कि सोचा था कि भाई मैं जो है इसे पूरा तो कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे ना 85 क्वेश्चन ही तैयार हुए थे। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि पूरा इसको अभी थोड़े से हुए हैं, अभी और भी कर लेंगे। अब आपने पूछा था वो पोयम तो बचपन में सुन रखी होगी, 1 2 बकर माई शू, सुनिए, है ना? तो बकल अप का मतलब होता है बांधना, सीट बेल्ट बांधना, कुछ भी चीज को बांधने को बोलते हैं। अभी सुनी, हाँ बहन, बात यह है मैं सुनाने आई नहीं थी ना तुझे। अब कब मुलाकात होगी? अब मुलाकात होगी, जल्दी ही होगी, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो 1 मिनट रुक जाओ जरा, अभी हम बात करते हैं।